आप भी चारधाम यात्रा की प्लानिंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं या बीच में अधूरी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक तो इतना सारा भीड़ वहाँ पर हो जाता है और दूसरा अनमैनेज सिस्टम, इन सब की वजह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो या तो प्लानिंग आप लोगों ने भी बीच में छोड़ दी होगी या पूरी की होगी, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जिसकी वजह से आप भी परेशान होते हो या बहुत सारा पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो आप भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि चारधाम यात्रा की प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हो, ताकि आप जब यात्रा पे जाएं तो आपको हर वो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से हो, जो यात्रा में आपको हो सकता है चैलेंज के रूप में सामने आए, बट पहले से प्रिपेयर होने से आपकी यात्रा स्मूथ हो जाएगी और फालतू का पैसा भी नहीं लगेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप और आपकी फैमिली मेम्बर जो भी यात्रा पर जा रहे हैं एकदम अच्छी मेमोरीज वहाँ से लेके आओ। क्योंकि चारधाम यात्रा एक अपने आप में मतलब क्या कहें, ब्लेसिंग्स मान सकते हैं हम उसको। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चारधाम यात्रा की प्लानिंग में सबसे पहले जो अपना पॉइंट रहता है कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, कब जाएं। तो मई मंथ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है, सम टाइम अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाती है यात्रा, और अक्टूबर एंड सम टाइम नवंबर मिड तक चलती है, क्योंकि इनकी तिथि डिसाइडेड होती है, ईयर बाई ईयर ये चेंज होती रहती है। तो मोटा मोटी मई से लेके आप जून एंड तक अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हो। जुलाई और अगस्त हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड पूरा, तो उस समय पे मानसून सीजन की वजह से बहुत सारे लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं। और इवन मिड ऑफ सितंबर तक आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि जुलाई अगस्त में जो बारिश होती हैं फिर वो लैंडस्लाइड होना, उसको क्लियर होने में आपका सितंबर मिड हो ही जाता है। तो सितंबर मिड के बाद में आप जब तक कपाट क्लोज नहीं होते हैं अक्टूबर एंड तक आप प्लानिंग कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि रविंद्र भाई ऐसा कौन सा टाइम है जब भीड़ कम होती है हम जाएं? तो उसके लिए देखो बेस्ट टाइम है मई जून को अवॉइड करो। सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि पूरे इंडिया में उस समय पे छुट्टियां होती हैं, तो सब लोग उसी समय पे ट्रैवल प्लान करते हैं। जुलाई अगस्त भी अवॉइड करो। मिड सितंबर के बाद से लेके जब तक कपाट बंद नहीं होते वो वाला टाइम आप चूज करो, क्योंकि उस समय पे काफ़ी रस कम हो जाता है, भीड़ रहेगा बट एज कम्पेयर टू मई जून बहुत कम रहेगा। तो आपको आराम से आप यात्रा करके आ पाओगे, अच्छे स्टे वगैरह आपको मिल पाएंगे। तो मिड सितंबर से आपका अक्टूबर एंड तक सबसे बेस्ट टाइम है, इसमें आप अपनी प्लानिंग करो। तो उसका भी पूरा प्लानिंग करा लेता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है एज लिमिट को लेके, कि कौन कौन से एज के लोग जा सकते हैं। देखो इंडिया के अंदर ही है तो एज लिमिट का कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी जा सकता है और बड़े से बड़ा एज वाले पर्सन भी जा सकते हैं। तो आप अपने दादा दादी को भी ले जा सकते हो और अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हो। तो एज को लेके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब स्टेप बाय स्टेप अपन यात्रा की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कराना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर, इसके ऊपर आप जाके अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बना के अपना आधार नंबर डालो, OTP आएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालो, आपका यात्रा पास बन जाएगा। यात्रा पास जरूरी है, क्योंकि आपका एक तो वहाँ पर चेक भी होगा और दूसरा जिस भी गाड़ी में आप जाएंगे उसका भी ट्रिप कार्ड बनता है, तो उसके लिए भी आपका यात्रा पास जरूरी है, वो जरूर से बनाना। और दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे मैं जो नंबर दे रहा हूँ नीचे, बस इस पे जाके आप यात्रा टाइप कीजिए। बस उसके बाद 2-3 इन्फॉर्मेशन आपसे और पूछेगा, बस उसका इन्फॉर्मेशन आप देते जाइए और आपका यात्रा पास आपके पास रेडी होकर व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी आपको भी कन्वीनियंट लगता है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डे वाइज प्लानिंग, क्योंकि पूरे यात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग ही यही है, क्योंकि ये अच्छे से हो गई तो यात्रा मज़ेदार मेमोरेबल। तो यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। तो हरिद्वार आप बाई ट्रेन आ सकते हो, बाई बस आ सकते हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून। तो आप देहरादून से भी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आप हरिद्वार आओगे तो भी आपको देहरादून होते हुए ही आगे के लिए सफ़र स्टार्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है वो आप लेके पहुंच जाइए, चाहे हरिद्वार या देहरादून। तो डे 1 हमारा स्टार्ट होगा या तो हरिद्वार या देहरादून से, और डे 1 हम जाएंगे बारकोट तक, जो कि लगभग 180-90 किलोमीटर है। तो देखो पहाड़ी इलाका है, 6-7 घंटे आपका आराम से लगेगा। बट ऑन द वे आप
बीच में वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे और जितना जितना अपन हाई ऑल्टीट्यूड जाते जाएंगे तो नज़ारे एकदम भी ब्यूटीफुल होते जाएंगे। तो आपका जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे। तो बारकोट पहुंच के आपका नाइट स्टे रहेगा वहाँ पर होटल्स के अंदर। अब पहाड़ों पे देखो ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए, बट हाँ अच्छे डिसेंट होटल्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और नेक्स्ट डे, ये डे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज यमुनोत्री के हमें दर्शन होंगे। तो सुबह लगभग 50 किलोमीटर का हम ड्राइव में डिस्टेंस तय करेंगे, जो कि हम बारकोट से जाएंगे जानकी चट्टी, जहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा यमुनोत्री के लिए। तो जानकी चट्टी से यमुनोत्री जाने के 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप पैदल जा सकते हो, जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं आएगा, और सबसे बढ़िया और मज़ेदार सफ़र वही होता है क्योंकि पैदल जब ट्रैक करते हैं तो वो ठंडी ठंडी हवाएं और बीच में पहाड़ों वाली मैगी, और मतलब मज़ा आता है ट्रैक करने में। तो आप पैदल ट्रैक कर सकते हो, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर का है। अप डाउन दोनों मानो, जाते टाइम आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। और सबके देखो पेस पे डिपेंड करेगा, कोई जल्दी चलता है, कोई स्लो चलता है। आराम से 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और वापसी में जल्दी आ सकते हो, 1.5 से 2 घंटे में रिटर्न आप आ सकते हो। और ऊपर आप जितना टाइम स्पेंड करना चाहो आप कर सकते हो, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, 3 घंटा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इन शॉर्ट, आप यमुनोत्री का ट्रैक सेम डे जाके वापस नीचे आ सकते हो। ये तो पैदल वालों का। दूसरा, जो लोग पैदल नहीं जा सकते तो उनके लिए वहाँ पर ऑप्शन है घोड़ा। तो आप घोड़ा हायर कर सकते हो। तो घोड़े का 3 से 4 हज़ार रुपये वो चार्ज करते हैं, अप एंड डाउन दोनों का। तो बाकी आप उस समय पे वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आपकी बार्गेनिंग स्किल वहाँ पर काम आएगी। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है पालकी का। तो पालकी का भी 7-8 हज़ार रुपये, समथिंग 9 हज़ार रुपये, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन वेदर, सीजन, इन सब पे भी डिपेंड होता है। तो ज़्यादा भीड़ होती है तो पैसा ज़्यादा भी वो ले सकते हैं, बट आइडियली 7 से 9 हज़ार के बीच में पालकी का लेते हैं। ये भी अप डाउन है, वन साइड नहीं है। तो जानकी चट्टी से आप सफ़र स्टार्ट करेंगे तो सेम डे ही आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करके आप वापस आ जाएंगे बारकोट। जब वापस बारकोट आएंगे तो वहीं से आपकी गाड़ी, जिस गाड़ी में आप गए हैं वो गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है, और उसी गाड़ी में आप वापस आ जाएंगे होटल जो कि बारकोट के अंदर है। तो आप बहुत थके हुए होंगे, हो सकता है आपको आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, बट आप उस दिन आराम से रेस्ट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना है वहाँ से उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर का है। तो लगभग 3 घंटे लगने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट डे आप आराम से उठिए, सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी को रेस्ट दीजिए क्योंकि आगे का सफ़र और लंबा है। तो 10-11 बजे के आसपास आप नेक्स्ट डे वहाँ से शुरू कीजिए और आप पहुँच जाएंगे उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में आप लोग आराम से होटल लेके आप रेस्ट कीजिए। तो उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो आप वहाँ मंदिर में दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पर रिवर साइड भी है और मार्केट भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप थोड़ा मार्केट को भी एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपका बॉडी वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेगा, क्योंकि जितना बॉडी रेस्ट रहेगा आप इस यात्रा को और ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डे उत्तरकाशी से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पहाड़ी इलाका है, तो आराम से 3.5-4 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, उतने ही वापस आने में लगेंगे। और 2-3 घंटे आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गंगोत्री धाम में कहीं पे भी चढ़ाई नहीं है, गाड़ी जाती है मंदिर तक, मतलब पार्किंग तक जाएगी, पैदल ही जाना। तो आराम से आप जाके वो पूरा दिन आपका गंगोत्री धाम में लग जाएगा और वापस आके आप उसी जगह पर स्टे करेंगे जहाँ पर आपने पहले किया हुआ था, उत्तरकाशी में ही। अब नेक्स्ट डे उत्तरकाशी से हमारा सफ़र हमें जल्दी शुरू करना है क्योंकि आज का दिन लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हम उत्तरकाशी से जाएंगे सोनप्रयाग तक, जो कि डिस्टेंस लगभग 230-240 किलोमीटर का होने वाला है। टाइम लगभग 8 से 10 घंटा लगेगा, थोड़ा दिन लंबा रहेगा। तो जल्दी शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 बजे से सुबह लेट मत करना, जितना उससे पहले हो सके आप सफ़र स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप ऑन द वे भी आप सफ़र का मज़ा ले पाओ ना, तो ज़्यादा भागदौड़ काम की नहीं है। तो इवनिंग में अंधेरा होने से पहले या उसके आसपास तक आप लोग पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। अब सोनप्रयाग में रुकने के लिए कई बार सोनप्रयाग रुक सकते हो, वहाँ पर स्टे नहीं होता, उससे पहले सीतापुर, रामपुर, जहाँ पर भी आपको स्टे इजीली अवेलेबल हो जाए आप वहाँ पर अपना स्टे कर सकते हो। बट कोशिश करो कि सोनप्रयाग ही आप स्टे करो क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वहाँ से सफ़र स्टार्ट करने में ईजी हो जाएगा।
तो सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो अगर आप अपना व्हीकल लेके आए हो तो पार्किंग बनी हुई है, सोनप्रयाग में भी पार्किंग बनी हुई है और पीछे जाएंगे तो सीतापुर में भी पार्किंग बनी हुई है। तो ज़्यादा वहाँ पर पार्किंग नहीं है, 2 बड़ी पार्किंग है, तो वहाँ पर आप अपना पार्किंग कर सकते हो, या जिस होटल पे आप रुके हो तो शायद उस होटल वाला भी अपनी होटल के सामने पार्किंग वो करा देता है। तो बट सोनप्रयाग में एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि होटल वहाँ पर आपको बेसिक मिलेंगे, बेसिक से भी बेसिक, तो आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखना सोनप्रयाग में। अब नेक्स्ट डे जो कि सबसे मतलब एक्साइटिंग डे है, क्योंकि आज हमें केदार बाबा के दर्शन होंगे। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 3-3:30 बजे के आसपास हमें सफ़र स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो टास्क है पूरे केदारनाथ ट्रैक का वो है सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचना, क्योंकि वहाँ पर पैदल जा नहीं पाएंगे, लगभग 6 से 7 किलोमीटर है, थक जाएंगे। तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है सरल गाड़ी चलती है जो कि बोलेरो चलती है, अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते, और उसके अंदर बहुत भागा दौड़ी चलती है, धक्का मुक्की चलती है, क्योंकि कम है वहाँ पर, इसीलिए। तो वहाँ पर लंबी लाइन लगेगी, जितना जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आप गौरीकुंड पहुँच पाएंगे। वो आई थिंक 40-50 रुपये के आसपास लेते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 मिनट ड्राइव ही लगती है उसके अंदर। फिर जैसे ही गौरीकुंड पहुँचेंगे तो गौरीकुंड से अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अब गौरीकुंड से ऊपर केदार बाबा के मंदिर तक का जो डिस्टेंस है, सब लोग का अपना अपना एक कैलकुलेशन होता है, सब अपने हिसाब से बताते हैं। आइडियली जो आप मानोगे उसको 18 से 20 किलोमीटर का है वो इसके बीच में, क्योंकि पहाड़ों पे देखो एग्जैक्ट किलोमीटर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। कभी जो बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये भी कुछ पुराने बोर्ड है, कुछ नए बोर्ड लग रहे हैं, तो आइडियली 18 से 20 किलोमीटर आप कंसिडर करके चलो। बट वो छोड़ दो, आप टाइम कैलकुलेट करो। आप सुबह जल्दी स्टार्ट करोगे ना तो आपको आराम से 7-8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे के अंदर आप आराम से मंदिर तक पहुंच जाओगे। बट उसमें भागदौड़ करनी क्यों है? अपने को वहाँ जाके अवार्ड थोड़ी मिलेगा। पहले अवार्ड है, बाबा के दर्शन जल्दी होंगे, बट वो बाद में भी हो जाएंगे। कई बार जल्दी जाने के चक्कर में हम ज़्यादा थक जाते हैं। तो स्लोली बेबी स्टेप के साथ चलो, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जितनी एनर्जी बची हुई रहेगी उतना ही आप हेल्दी वहाँ पर पहुँचोगे, नहीं तो बीच में घोड़ा लेना पड़ सकता है। अब जो पैदल जाने वाले हैं वो अपना पैदल सफ़र स्टार्ट कर दो। अब जिन लोगों को घोड़ा लेना है तो वो लोग घोड़ा आपको सोनप्रयाग में तो नहीं मिलता है, बट वो फिर आगे जाके आपको ढूंढने में परेशानी होगी, तो आप गौरीकुंड में ही अपना घोड़ा हायर कर लो। घोड़े की रेट जो होती है लगभग 2500 से लेके 4000, 3500-4000 तक जाती है। बट वो वही है ना, बार्गेनिंग और मौके के हिसाब से अपनी अपनी रेटें वो ऊपर नीचे करते हैं। आप वहाँ पर बार्गेनिंग वहाँ पर कर सकते हो। जो घोड़े पे भी नहीं बैठ पाते उनको पालकी करनी है, तो पालकी तो आप सही सोनप्रयाग से भी एडवांस में कर सकते हो। एडवांस में देखा, जो वहाँ पर घूम रहे होते हैं लोग, उनसे बात करके कर सकते हो। वो भी आप गौरीकुंड में ही करो, ज़्यादा अच्छा है। पालकी वाले लेंगे 8-9 हज़ार, 10 हज़ार तक वन साइड का। ये जो रेट बता रहा हूँ ये वन साइड है, यमुनोत्री में दोनों साइड की थी, बस ये थोड़ा फ़र्क है क्योंकि डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है ना। अब केदारनाथ में पैदल और पौनी के अलावा एक ऑप्शन और है, वो है हेली का। बट हेली का आप लोगों को पता है टिकट बड़ी मुश्किल से मिलता है, ना के बराबर मिलता है। बट ट्राई कीजिए, ये मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत कम टाइम के लिए ओपन होती हैं, तो वेबसाइट पे जाके उनका नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। जब भी ओपन होता है वहाँ पर आप बुक करा लीजिए, क्योंकि सबसे सस्ता आपको यहीं पे मिलेगा। अदरवाइज़ तो ब्लैक में वो लोग अपने अपने मुँह मांगी कीमत वो लोग लेते हैं। तो हेली से जाएंगे तो अप एंड डाउन का फेयर काफ़ी सस्ता होता है। तो केदारनाथ की जो हेली बुकिंग है, स्पेशली ध्यान रखना, ये बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स बहुत सारी है गूगल पे। तो आप इनका जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पर भी डाल रहा हूँ। आप सिर्फ उसी से ही बुकिंग कीजिएगा। बहुत सारी हेली ऑपरेटर के नाम से वेबसाइटें बनी हुई है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक ही है IRCTC, सिर्फ वो ही कर सकता है। IRCTC अपने रेलवे वाला नहीं है, तो रेलवे वाला ही, बट हेली यात्रा के अंदर एक अलग से वेबसाइट बनाया हुआ उनका, सिर्फ वहीं से ही मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई बोल रहा है केदारनाथ की, वो नहीं हो सकती, यहीं से होगी। बाकी ब्लैक में होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है। अब आप चाहे आप घोड़े पे जा रहे हो चाहे आप पैदल जा रहे हो, तो देखो पैदल वालों के अब तो अपने अलग ही मज़े हैं। घोड़े वाले भी मज़े करते हैं जो घोड़े पे जा रहे होते हैं, क्योंकि वादियाँ इतनी अच्छी हैं और मतलब इतना मेमोरेबल वो ट्रैक रहता है ना, कि मतलब आप एक बार जाओगे तो वो पूरी ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि हमने वहाँ पर ये किया था, हमने वहाँ पर वो किया था, ऐसा हवाएं आ रही थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो क्या फीलिंग रहती है वहाँ पर। जो लोग वहाँ पर गए हैं केदारनाथ ट्रैक पैदल, वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं
कि कितना मज़ा आता है वहाँ पर। तो शाम को जब आप पहुँचोगे तो मोस्टली आप आरती के समय ही वहाँ पर पहुँचोगे, या थोड़ा पहले भी पहुँच सकते हो। आरती वहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में होती है, तो उस समय तक आप मोस्टली, हम मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि मैं जब भी वहाँ पहुँचा हूँ तो या तो आरती स्टार्ट होने वाली होती है या कई बार हो चुकी होती है। सम टाइम थोड़ा सा पहले पहुँचते हैं, तो जितना जल्दी पहुँच देता हूँ मंदिर के आगे तक जाके बैठ सकते हैं ताकि सामने से नज़दीक से आरती देख सकते हैं। तो आप वहाँ पर पहुँच के जो स्टे है, वहाँ पर मंदिर के आसपास भी अभी काफ़ी अच्छे स्टे बन चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर भी उसका बुकिंग करा सकते हो। सम टाइम अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, ज़्यादा भीड़ हो रहा है या ज़्यादा आपको कॉस्टली लग रहा है, तो वहाँ पर टेंट वगैरह भी काफ़ी बने हुए हैं, तो वहीं पे ही काफ़ी लोग घूम रहे होते हैं, वो आपको बता देंगे। वहाँ पर टेंट भी आप ले सकते हो, अपने बजट के हिसाब से आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा। अच्छी होटल चाहिए, अच्छी मतलब आप प्रीमियम तो एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ अच्छी मतलब साफ़ सुथरी, बट वहाँ पर होगा 4 शेयरिंग 5 शेयरिंग, डबल शेयरिंग के तो रूम वहाँ पर होते ही नहीं है, आपको 4 शेयरिंग ही लेना पड़ता है वहाँ पर। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से आप वहाँ पे चूज़ कर लेना। बट वहाँ पर सबसे जो कहते हैं ना कि एक्साइटिंग बोलो या एक मंत्र मुक्त कर दे, या मतलब क्या वर्ड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, या मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, जो फीलिंग होती है जब केदार बाबा के सामने बैठे होते हैं, सबसे मज़ेदार वही होता है। मतलब कहते हैं ना कि आप इतना थके हुए आ रहे हो 8-10 घंटे से, जैसे आप मंदिर के सामने पहुंचते हो, मतलब सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। और इवन मंदिर तक पहुंचने से पहले ही जब आप जो बेस कैंप है, बेस कैंप पहुंच जाते हो, तो बेस कैंप से थोड़ा सा जैसे आगे निकलते तो आपको घंटियाँ सुनाई देने लग जाती है मंदिर की। जैसे वो घंटियाँ कानों में आती है ना, और जो मंत्र चल रहे होते हैं वो थोड़े थोड़े सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही कानों में पड़ते हैं ना, तो इतनी जो थकान थी ना 8-10 घंटे की, मैं सच बताऊँ, सारी मिट जाती है। और उस समय फिर कहते हैं भागे दौड़े चले जाते हैं इतने थकान के बीच में ही। और बाबा के साथ मंदिर के सामने बैठो, आराम से बातें करो बाबा से, इतना अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे। तो वो जितना टाइम आपको स्पेंड करना आप स्पेंड करो। भैरव बाबा के जाइए, तो मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य जी की भी बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके आइए, दर्शन करके आइए। जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो बाहर स्पेंड करो, फिर आराम से रेस्ट करो, और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आप चाहो तो उठ के अगेन दर्शन कर सकते हो लाइन में लग के, या जब एक दिन पहले जब आप रात को पहुँचे हो तब भी आप दर्शन कर सकते हो, जिनको भी वीआईपी दर्शन करने होते हैं। हालांकि वीआईपी कल्चर अब ठीक है, उसके बारे में क्या ही कहना, पर वहाँ पर है, तो आप अगर आपकी इच्छा है अभिषेक वगैरह करने का, तो वहाँ पर ही पर्ची कटती है, तो आप पर्ची कटवा के आप दर्शन वो भी कर सकते हो, जो कि मिडनाइट रात को ही होगा। और लाइन में लग के अर्ली इन द मॉर्निंग आप लाइन में लगिए, तो सुबह तक आप आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। दर्शन करके फिर आप अपना सफ़र अगेन नीचे के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए। आते टाइम उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी देखो उतरते टाइम भी प्रॉब्लम तो रहती है, प्रेशर तो आता है अपने नी पे। तो आप इवनिंग तक पहुंच जाएंगे। अगेन जिस होटल में आपका स्टे है आप उसी को अगेन बुक करा के जा सकते हो वहाँ पे, और वहाँ पर आके आप रेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट, जब आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप लगेज बिल्कुल भी कम लेके चलिए। ओनली 1 पेयर ऑफ क्लोथ, पानी का बोतल और कुछ खाने पीने की चीज़ें और रेन कवर। बहुत ज़्यादा कुछ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी काम नहीं आएगा वहाँ पे। बस यही अपने साथ रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रैकिंग शूज़ रखना, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ अगर बीच में बारिश वगैरह आ गई तो आपके जूते गीले हो जाएंगे, और ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जैकेट तो एनी टाइम आपके पहना हुआ ही रहेगा। ये मैं डिटेल में आगे कवर करूँगा जब मैं थिंग्स टू कैरी आपको बताऊँगा, बट यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आपको पैकिंग उस हिसाब से ही करके लेके जाना है। क्योंकि ट्रैक के अंदर जितना कम लगेज आप अपने बैग में रखोगे उतना ही आप जल्दी पहुँचोगे और उतना ही कम थकोगे। तो अब सोनप्रयाग पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे अब सोनप्रयाग से आपका सफ़र स्टार्ट होगा बद्रीनाथ के लिए। तो ये दिन भी आपका काफ़ी लंबा होने वाला है, इसमें आराम से आपके 10 से 12 घंटे लगेंगे। तो अब जैसे बद्रीनाथ पहुंचोगे तो बद्रीनाथ में आपको थोड़ी अच्छे होटल के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और जैसे सोनप्रयाग में मिले थे वैसे भी वहाँ पर बने हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट बोलो तो आप पहाड़ों पे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखो तो ये अच्छा है, बेसिक आपको आराम से मिल जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू सोनप्रयाग वहाँ पर थोड़े से बेटर ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी बजट के हिसाब से वहाँ पर आप अपना होटल बुक करके आप आराम से रेस्ट कीजिए। बट रेस्ट तो क्या करना है, सामान रख के आप सामने ही मंदिर दिखता है, अब जाके दर्शन करके आइए, क्योंकि जब सामने मंदिर हो तो फिर होटल में बैठने का मन थोड़ी करता है। तो जितना टाइम हो सकता है आप जाइए दर्शन करके आइए, क्योंकि वहाँ पर
ट्रैक तो है नहीं, चढ़ाई हमें कहीं करनी है नहीं, बस आपका 200-300 मीटर के प्रीमाइसेस में ही रहेंगी होटलें। आप चाहो तो आरती के टाइम पर भी वहाँ जा सकते हो, क्योंकि आरती के टाइम पे भी कुछ लोगों को से वहाँ पे अंदर रुकने की समटाइम वो इजाज़त दे देते, तो उस समय पे अंदर मज़ा आ जाता है वहाँ पर। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जब भी आप बद्रीनाथ जाओ आपको भी वो फील होता है कि नहीं होता है कि जो बद्री विशाल की जो मूर्ति है आप देखोगे तो बाद में आके आपको फेस याद नहीं रहता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप आराम से एक्सप्लोर कीजिए पूरी रात जितना कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आई थिंक 4, 4:30 या 5 बजे तक मंदिर खुल जाता है सुबह। तो आप सुबह जाके भी अगेन एक बार आप दर्शन करके आइए, और उसके बाद आप माना गाँव जाइए, माना गाँव एक्सप्लोर कीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, लगभग 4 किलोमीटर दूर ही है, और वहाँ पर भी आपको सरस्वती नदी भी देखने को मिलेगी, भीमशिला, और मतलब बहुत प्यारा सा गांव है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैंडमेड बनी हुई मिलती है, चाहे आप सर के लिए टोपी ले लीजिए, हैंड ग्लव्स ले लीजिए, और भी अगर आपको शॉपिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं, आयुर्वेदिक कुछ चाय वगैरह बहुत सारी हैं। तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छा गाँव है वो, बहुत कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। एटलीस्ट लगेगा आपको 1 से 2 घंटा माना गाँव को अच्छे से एक्सप्लोर करने में। उसके बाद आप चाहे तो आप नीचे के लिए अपना आप सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप आराम से शाम तक पहुंच जाएंगे। आप ऋषिकेश रुको, चाहे आप हरिद्वार रुको, जहां पर भी आपकी इच्छा हो आप रुकने का आप रुक सकते हो। अगर आपको एक नाइट और एक्स्ट्रा स्पेंड करना है बद्रीनाथ में तो आप वो भी कर सकते हो। वो आप अपना शेड्यूल के हिसाब से उस समय पे आप प्लानिंग उसकी कर सकते हो। और या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप माना गाँव फिर जल्दी जल्दी में घूमो, इससे बेटर है कि माना गाँव आप अच्छे से एक्सप्लोर करो और आप पीपल कोटी आके स्टे कर लो, क्योंकि पूरा हरिद्वार तक आने में हो सकता है कि रात हो जाए या लंबा सफ़र हो जाए। तो आप पीपल कोटी स्टे करो और नेक्स्ट डे पीपल कोटी से आप हरिद्वार आ जाओ, ताकि आप आराम से आ जाओगे शाम को 3, 4, 5 बजे के आसपास, ताकि नेक्स्ट डे की अगर आपकी कोई ट्रेन है या उसी दिन की भी ट्रेन है तो आप वो पकड़ सकते हो, वो ले सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये 10 दिन की पूरी जो आइटनरी है, इस आइटनरी में 4 धाम के अलावा भी बीच में काफ़ी सारे साइट सीन्स आते हैं। तो वो सारे साइट सीन्स डे वाइज आइटनरी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर जो मैं बताने में भी हो सकता है कुछ अगर भूल गया हूँ साइट सीन, तो उसमें मैं सारे ऐड करके लिख लूँगा। तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जा ही रहे हो तो बीच में रुके वो भी देख के आओ, दर्शन करके आओ, और इतने ब्यूटीफुल वैली के अंदर जा रहे हैं तो क्यों मिस करना। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं, वो है हम साथ क्या क्या लेके जाए, थिंग्स टू कैरी, क्योंकि बैग पैक करते समय पे काफ़ी सारी कसमकस रहती है, क्या ले जाएं क्या नहीं लेके जाएं। तो चारों धाम के अंदर आप कभी भी जाओ, किसी भी टाइम जाओ, वहाँ पर आपको अच्छी खासी सर्दी मिलेगी, ठंड रहेगी वहाँ पर। तो गर्म कपड़े आप हमेशा साथ रखना, चाहे आप वुलन कैप हो, हैंड ग्लव्स हो, जैकेट हो और मफलर हो, ये तो आप हमेशा साथ ही रखना। इसके अलावा आप जो भी आपकी चॉइस के हिसाब से जो कपड़े आप पहनना चाहते हैं वो कपड़े आप अपने बैग में पैक कर लीजिए। पावर बैंक ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि फ़ोटो वीडियो लेते लेते आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, आपके नहीं मतलब आपके फ़ोन की, तो वो ज़रूरी है। उसके अलावा स्लीपर ज़रूर साथ रखिएगा, और मैं पूरी लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है बजट, क्योंकि पूरी आइटनरी, पूरी प्लानिंग, ये सब उसी पे टिका हुआ है। तो बजट को लेके जब डिस्कस करें तो देखो इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन इसलिए क्योंकि किसी को लग्जरी चाहिए होता है, किसी को बजट टू बजट में चाहिए होता है। तो अगर आप कम से कम बजट में करना चाहते हो तो आपका लगभग 20 से 25 हज़ार का ये बजट आएगा इसमें, पूरी 4 धाम यात्रा का, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन बस में कर सकते हो, और वहाँ पर आप होटल्स में प्रेफर ना करके आप टेंट वगैरह वो भी आप ले सकते हो। तो ये आइडियली 20 से 22 हज़ार के आसपास आपका इस कैटेगरी में आपका हो जाएगा, अगर आप बसों में सफ़र करने के लिए ओके हैं। क्योंकि अगर बजट में करना है तो डेफिनेटली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसे थोड़ा सा आप अगर अपग्रेड करते हो और थोड़ा सा आपको और कंफर्ट चाहिए, तो फिर अपन ट्रांसपोर्टेशन बस वाला हट के आप खुद का व्हीकल ले जा सकते हो, या आप वहाँ पर
कार हायर कर सकते हो, तो देखो थोड़ा बजट उसमें बढ़ता जाएगा। चाहे कार में जाओगे बजट बढ़ेगा, होटलें भी थोड़ी अपग्रेड करोगे, थोड़ी टेंट की जगह पर रूम ले लोगे तो थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ता जाएगा। तो वो लगभग आपका 25 से 30 हज़ार के बीच में आपका बजट आराम से बैठ जाएगा अगर आप 3-4 लोग जा रहे हो तो ये दोनों ही वो लोग ज़्यादा प्रीफर करो जो लोग या चाहे सोलो जा रहे हैं या दोस्त दोस्त जा रहे हैं, वो लोग आप आराम से इसमें आप जाके आ सकते हो और खुद भी प्लानिंग कर सकते हो। इसमें आपको किसी की भी ज़रूरत ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। बट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इतने सारी आप मैनेज करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएगी। मिस होना मतलब कि प्लानिंग के अंदर ही आप इंजॉय करोगे या प्लानिंग में ही लगे रह जाओगे। तो जो लोग फैमिली से जा रहे हैं वो अगर ये कर सकते हो तो सबसे बढ़िया, आप खुद से मैनेज कर लो, या आपकी फैमिली में कोई तो एक पर्सन होता है जो मैनेज कर सकता है सारा, तो सबसे बढ़िया आप खुद से मैनेज करो, 2 पैसा आपका बचेगा। और अगर आपको ज़्यादा इतना वो नहीं चाहिए हेक्टिक, तो ये हम भी प्लान करते हैं, हम भी आपको पूरी प्लानिंग करके A to Z और आपकी पूरी यात्रा करवा के आपको ला सकते हैं। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए पूरा मैनेज करने के लिए, आप पैकेज ले सकते हो। तो ट्रैवल पॉकेट से आप पैकेज ले सकते हो, जो कि मेरा ही कंपनी है। तो मैं नीचे नंबर आपको दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप इस सारी प्लानिंग लेके आप आगे की बुकिंग भी करा सकते हो और पूरी यात्रा को कंप्लीट करके आ सकते हो, जिसमें हम आपको सारे कुछ अच्छी ही फैसिलिटीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी यात्रा स्मूथ हो जाए। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए पूरी यात्रा को, बाकी सब हम टेक केयर कर लेंगे। तो देखो दोनों ही ऑप्शन है, जो लोग खुद से प्लानिंग कर सकते हैं तो वो खुद से जाओ, सबसे बेस्ट। तो इस वीडियो में मैंने 4 धाम यात्रा से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, चाहे आइटनरी हो, बजट हो, एज लिमिट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर कर लिया। तो आई थिंक काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बाई रोड का है, इसके अलावा भी अगर 4 धाम हेलीकॉप्टर से करना है, चाहे 2 धाम हेलीकॉप्टर से करना है, तो ये भी पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आप हमारी टीम से बात करके उसका भी आप जानकारी ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का लिंक और डे वाइज आइटनरी विद साइट सीन मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ और सवाल बचे हुए हैं जिसका शायद आंसर इस वीडियो में नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। और इम्पोर्टेंट सवाल हुआ तो डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बना के भी डिटेल से उसको मैं कवर कर लूँगा, ताकि और लोगों को भी उसका मदद हो सके, हेल्प मिल सके। तो वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप 4 धाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है 4 धाम यात्रा पर जाना। बिल्कुल अगर लगन हो तो अंदर बाबा बुला लेते हैं। तो आप भी प्लानिंग कीजिए 4 धाम यात्रा की। और भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप सब लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।